इधर थोड़ा सा पीछे आंसर के लिए हो गया जी। आजम भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, डॉक्टर लोहिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब सभी से अनुरोध है, आज सभा के अध्यक्ष जी, हमारे बड़े भाई सीपी सिंह जी, सम्मानित अतिथि हमारे बड़े भाई यशपाल जी, राष्ट्रीय महिला उत्थान संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु राय जी, समाज सेविका राष्ट्रीय महासचिव रेणु पुरी जी और सामाजिक कार्यकर्ता भाई ओम प्रकाश जी, राजपाल जी, सुनील जी और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे जिन्होंने लगातार इन मूल्यों के लिए शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और डॉक्टर लोहिया ने काम किया है, उन मूल्यों पर काम करने वाले और यहाँ पर हमारे वैजनाथ जी और सारे जो यहाँ पर हमारे भाई हैं और हमारे जो यहाँ कार्य करने वाले लोग हैं और सभी पत्रकार बंधु यहाँ उपस्थित हैं। आज इस महान दिन पर मैं सभी आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ, आप लोगों का स्वागत करता हूँ कि आप लोग इन महान पुरुषों को यहाँ स्मरण करने आए हैं जिन्होंने फांसी के फंदे को हंसते हंसते चूम लिया था और डॉक्टर लोहिया ने जेलों के अंदर इस भारत माँ को गुलामी से मुक्त कराने के लिए और समाज को और राजनीति को दिशा देने के लिए अपना सर्वस्व अर्पण किया था। मैं पुनः आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ और आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस अवसर पर हमारे भाई सीपी सिंह जी आप पत्रकार बंधुओं का यहाँ पर सम्मान करेंगे, क्योंकि हम लोग कई दिनों से सोच रहे थे कि यहाँ पर होली का समय है, पत्रकार बंधुओं का कुछ जो हल पर हम लोगों का काम है उसका आप देखिए। आप लोग प्रबुद्ध और बुद्धिजीवी हैं, यहाँ उपस्थित हैं। जो शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने कुर्बानी दी है, बलिदान अपने जीवन का किया है, हम भारतवासी उनके ऋण से उऋण नहीं हो सकते। उन्होंने इतना बड़ा काम किया और उनका एक मकसद था। भगत सिंह ने कहा कि हमारी ब्रिटिश साम्राज्य से भारत माँ को गुलामी से मुक्त कराने की पहली लड़ाई है, लेकिन आखिरी लड़ाई हमारी सामाजिक परिवर्तन की, व्यवस्था परिवर्तन की,
आर्थिक आजादी की है, सामाजिक आजादी की है। उन्होंने कहा इस देश के अंदर सदियों से बड़े वर्ग के साथ अन्याय, अत्याचार, शोषण और मानसिक गुलामी उनको थोपी गई है अंधविश्वास और पाखंड के द्वारा। जब ये भारत आजाद होगा, इसे आजादी मिलेगी, तो हमारा जो मकसद होगा वह शोषण के विरुद्ध होगा। हमें इस अवसर पर यह सोचना चाहिए कि ये जो 3 महापुरुष हैं बलिदानी, जो शहीद हुए हैं, और ये समकालीन हैं, और 23 वर्ष में शहीद आजम भगत सिंह फांसी पर तख्ते पर लटक गए। कितना बड़ा विचार था उन्होंने ग्रेट बिल के खिलाफ केंद्र पर को इश्तिहार फेंका था, बम फेंका था, और जिस वजह से इन्हें फांसी की सजाई लोगों को, इनका मकसद था कि हमें किसी का खून बहाना नहीं। ये जो अंग्रेजों की बहरी और गूंगी सरकार है, इसे बताना है कि आप हमारे देश को छोड़कर चले जाइए। इस देश को आपने हमारे संसाधनों का दोहन किया है, शोषण किया है, और जिसलिए हमारे देश के लोग गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा, बेबसी और लाचारी के शिकार हैं। और उन्होंने वो किया। बम फेंकने के बाद वो चाहते थे तो वहां से भाग सकते थे, लेकिन वो वहीं पर डटे रहे और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इनकलाब जिंदाबाद के नारे वहीं पर लगाते रहे। और तो उनका मकसद बड़ा था। मैं आप लोगों के बीच में एक बात और बताना चाहता हूं कि जब इन पर मुकदमा चला और इनके पिताजी ने कहा कि हम माफी नामे की दरख्वास्त जो है अदालत में देते हैं, जब भगत सिंह जी को पता लगा तो उन्होंने कहा कि आप मेरे पिता हैं, मैं आपका बहुत सम्मान करूंगा, लेकिन मैं यह नहीं सोच रहा था कि आप जैसा क्रांतिकारी व्यक्तित्व अपने बेटे के लिए क्षमा याचना की भीख मांगेगा, मैं कभी नहीं सोचा था। और मुझे इस बात का इतना क्रांतिकारी व्यक्ति। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज जो सरकारें हैं वह एक ऐसी विचारधारा है, जो विचारधारा भगत सिंह का नाम तो लेती है, उनके चित्र पर माल्यार्पण भी कर, लेकिन भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के बताए रास्ते पर एक कदम भी चलना नहीं चाहती। जो उनका रास्ता है, उनका रास्ता है सद्भाव, भाईचारा, प्रेम, न्याय और बंधुत्व का। उनका रास्ता है शोषण विहीन, वर्ग विहीन समाज बनाने का। उनका रास्ता है जात विहीन समाज बनाने का। यह मामूली काम नहीं है। उन्होंने कहा था कि इस देश को धार्मिक पाखंड ने गुलाम बनाया, और जब तक धार्मिक पाखंड यहाँ मानसिक गुलाम पैदा होते रहेंगे, ये भगत सिंह ने कहा। और इसीलिए उन्होंने एक किताब लिखी थी, और मैंने बहुत बार बताया लोगों को, उस किताब का नाम था कि मैं नास्तिक क्यों। क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर ईश्वर है इस दुनिया में, तो यहाँ गरीबी क्यों है, यहाँ अशिक्षा क्यों है, यहाँ लाचारी क्यों है, यहाँ बीमारी क्यों है।
यहाँ असमानता इतनी है कि आप आज ही देख लीजिए कि कोरोना काल ने बता दिया हमें कि यहाँ 85% लोग, 90 करोड़ को तो सरकार ने ही मान लिया कि उन्हें 5 किलो अनाज और 1 किलो दाल एक महीने के लिए एक परिवार को दे रहे हैं। कितनी गरीबी है यहाँ। और ये कोरोना काल में आप लोग बुद्धिजीवी यहाँ बैठे हैं, जो बड़े पूंजीपति हैं, कारपोरेट घराने हैं, उनकी संपत्ति 35% बढ़ गई। और वह कितना हुआ? 13 लाख करोड़ रुपया है वो। 13 लाख करोड़ रुपए को अगर 14 करोड़ जो बिल्कुल फुटपाथ पर रहते हैं, अगर उनमें बांट दिया जाए तो 95,000 रुपये प्रति व्यक्ति मिलते हैं। लेकिन यहाँ का जो पूंजीपति, बहुत बड़ा पूंजीपति वर्ग है, वो सेंट्रलाइजेशन कर रहा है, रुपये को केंद्रित कर रहा है, आर्थिक अर्थ को केंद्रित कर रहा है। वह रुपया जनता की तरफ नहीं पहुंच पा रहा है, इसलिए गरीबी जा रही है, असमानता है। लेकिन यहाँ परिवर्तन क्यों नहीं हो पा रहा? यह लोग जानते हैं कि हम यहाँ 100 रुपये पेट्रोल हो गया, डीजल के दाम बढ़ गए, सरसों के तेल के दाम बढ़ गए, और जितने खाद्य पदार्थ हैं उसके दाम बढ़ गए। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 40 से लेकर 45 और 50% लोग जो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है उस काम में लगे हुए हैं, और उनमें जो मेटल के दाम हैं वो आसमान छू गए हैं। लोग मकान नहीं बना सकते। जब मकान ही नहीं बनाएंगे, काम नहीं करेंगे, तो आमदनी मजदूर को कहाँ से मिलेगी? इसलिए कोरोना काल में 12 करोड़ 14 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, और ये व्यवस्था बनी हुई है। कभी सोचा ही नहीं लोगों ने कि भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे लोगों ने, महात्मा गांधी जैसे लोगों ने क्या सोचा था इस देश के लिए? इस देश के अंतिम आदमी को, इस देश का जो नीचे पायदान पर पड़ा हुआ है, उसको ऊपर उठाने के लिए इनके सारे विचार इनके उनको ऊपर उठाने के लिए थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है इस देश के अंदर कि जो नेतृत्व आया, उस नेतृत्व ने संसाधनों की लूट होने दी, संसाधन लूटे गए, और कुछ लोगों के हाथ में चले गए कि 100 पूंजीपति पूरा यहाँ पर 13,000 करोड़ एक साल में कमा लिए कोरोना काल में, और हम कुछ कर नहीं पाए। और एक बात बताना चाहता हूँ, आज के संदर्भ में अंग्रेजों ने भी जब खेड़ा आंदोलन गुजरात में चला किसानों का, और बारदोली आंदोलन, तो उस आंदोलन के अंदर ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और किसानों की बात माननी पड़ी। लेकिन आज यह जो सरकार है, इतने अहंकार में है, इतनी हठधर्मिता में है, तो 3 कृषि कानून पास कर दिया, और किसान 26 तारीख को 4 महीने हो जाएगा, और इस सरकार को न कोई करुणा है, न कोई दया है। और जो अन्नदाता किसान है और उपभोक्ता, किसान केवल अपने लिए नहीं लड़ रहा, किसान उपभोक्ताओं के लिए लड़ रहा है। ऐसा मत समझिए कि किसान जो है अपने लिए केवल अकेले लड़ रहा है। अब तक जो है इस कृषि कानून को इन्हें वापस कर लेना चाहिए था, जैसे अंग्रेज गुजरात के अंदर खेड़ा आंदोलन में और बारदोली आंदोलन में किसानों के सामने झुक गए थे। लेकिन अफसोस है कि ये लोग ये जो सरकार है ये अहंकार में लगी हुई है। तो हम लोगों को, आप ये संख्या को मत देखिए, आप लोग बुद्धिजीवी है, बुद्धिजीवी वर्ग को जा जाकर लोगों को बताना चाहिए। और मैं आप लोगों से एक प्रश्न भी करना चाहता हूँ कि जब कृषि कानून पास हुआ है, उसके पहले अडानी के गोदाम पूरे देश में हजारों टन, जिसके अंदर खाद्यान्न हो जाएगा, कैसे बनते? तो इनकी पहले से प्री प्लानिंग थी कि हम इस देश के अंदर, और इन्होंने कानून भी खत्म कर दिया जो मुख्य खाद्यान्न है उस पर से प्रतिबंध हटा दिया कि कोई कितना ही भंडारण कर सकता है।
और मैं आप लोगों को बंगाल का एक उदाहरण देना चाहता हूँ, उसके बाद अपनी बात खत्म करूँगा, क्योंकि आप लोग बहुत देर से आए। बंगाल के अंदर अकाल पड़ा, और आज के संदर्भ में है बात, आज के किसान आंदोलन इससे जुड़ा हुआ। बहुत बड़े अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने, जो बंगाल के ही रहने वाले हैं, उन्होंने गरीबी, भूख और अकाल पर पुस्तक लिखी, और उसी पर उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। तो वहाँ पर 19वीं सदी में अकाल पड़ गया, और 40 से 50 लाख लोग मारे गए, उनकी जान असमय चली गई। कारण क्या था? कारण यह था कि अनाज गोदामों में भरा हुआ था, अनाज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उपभोक्ता की, जनता की क्रय शक्ति कमजोर होने के कारण, उनके जेब में पैसा न होने के कारण वो लोग अनाज नहीं खरीद पाए। इसलिए वो असमय उनके बच्चे और वो काल के शिकार हो गए, उनका जीवन असमय चला गया। वही स्थिति ये लाना चाहते हैं, क्योंकि इस देश के अंदर 90 करोड़ 100 करोड़ लोग, चाहे वो शहरों में रहते हैं चाहे देहात में रहते हैं, वो आटा, गेहूं, चावल ये सारा खरीद कर खाते हैं। अगर ये सारा दाल और सारा खाद्यान्न इनके पास पहुंच जाएगा गोदामों में, तो ये अपने हिसाब से भाव तय करेंगे, और यहाँ की जनता, जो गरीब जनता है, वो भूख से पीड़ित हो जाएगी। उसके पास इतना साधन नहीं रहेगा, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है। गैस के दाम और दुगने से ज़्यादा हो गए। 2014 में जो दाम थे, आज दुगने से ज़्यादा दाम हो गए, और ये लोग रोज सड़कों पर उतरते थे सिलेंडर लेकर। अब इनका पता नहीं है कहाँ है। तो भगत सिंह, राजगुरु ने, डॉक्टर लोहिया ने हमारे लिए लड़ाई लड़ी। जितने महापुरुष हैं, स्वतंत्रता सेनानी, वीर बलिदानियों ने हमारे लिए लड़ाई लड़ी, और हम उनके चित्र पर को माला चढ़ा देते हैं। लेकिन उनके विचार जो हैं, जो सोशलिज्म विचार हैं, जो समता, न्याय और बंधुता के विचार हैं, जो विषमता को दूर करने के विचार हैं, उस विचार को हम आगे तक नहीं फैला रहे। इसलिए असली श्रद्धांजलि, असली स्मरण उन्हें यही होगा कि हम लोग, इनका जो रास्ता है, इनके जो विचार हैं, और मामूली आप लोग समझिए 23 वर्ष की उम्र में जब खाने और खेलने की उम्र होती है, भगत सिंह ने इतनी किताब पढ़ ली, देश और विदेश की किताब। और एक बार ये कानपुर गए, 15-20 दिन में जब वापस आ रहे, तो आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि इन पर एक जाति के और एक लुंगी तहमत के अलावा कुछ नहीं था। तब भी इनके झोले में बुक थी, किताब थी, जिसका ये अध्ययन करते थे। और उसी अध्ययन से इन्होंने यह देखा कि हमें इस देश के गरीब जनता का, जो शोषित जनता है, हमेशा उन्होंने कहा कि इस देश के अंदर कुछ लोग यहाँ अस्पृश्य बनाए हुए लोगों को छू नहीं सकते, उन्हें पानी पीने का अधिकार नहीं। भगत सिंह ने 23 वर्ष में इतनी बातें समझ ली। और मैं आप लोगों को यही बात खत्म करके अपनी बात खत्म करूँगा कि जो बड़ी कंपनियां हैं, जो सामान बनाती हैं, चाहे वो, आज मैं देख रहा था कि 75 ग्राम का बिस्कुट, 75 ग्राम है, जिसमें पैकिंग बहुत सुंदर, वो था 40 रुपये। और वो 75 ग्राम आटे और चीनी या कोई इन्हीं चीज़ों से तो बना, वो 3 रुपये का नहीं है, 37 रुपये प्रॉफिट केवल उस पैकिंग के। और किसान मारा तो हमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, डॉक्टर लोहिया तभी स्मरण करना हमारा सार्थक होगा, जब इनकी बात को हम जनता को बताएंगे कि यहाँ जो मजदूर का शोषण हो रहा है, जो किसान, अब मजदूर तो इनके एजेंडे से बाहर हो गया, जो सरकार है उत्तर प्रदेश और दिल्ली में, मजदूर तो अब किसान को भी अपने एजेंडे से बाहर करना चाहते हैं। और उसके बाद पहले जो सरकारी कर्मचारी था,
सरकारी कर्मचारी हंसता था, और आज जब निजीकरण हो रहा है तो वह भी अब रोने को मजबूर है। अब अगर वो मजदूरों का और किसानों का अगर साथ दे देता तो उसे रोने की जरूरत नहीं पड़ती। बैंक वाले हड़ताल करने जा रहे हैं, क्योंकि जब इन्हें बहुत ज़्यादा रुपया मिल रहा था, इन्हें मजदूरों की और यहाँ के किसानों की, यहाँ के उपभोक्ताओं की कोई चिंता नहीं। वो हमें भैया आप लोगों ने हर समय दिया, और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और डॉक्टर लोहिया का आज जन्मदिन है, और डॉक्टर लोहिया ने तो कहा था कि भगत सिंह और राजगुरु, सुखदेव की आज के दिन फांसी हुई थी, मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगा। लोगों में एकदम उन्होंने कहा था, लेकिन समाजवादियों ने कहा कि उन्होंने एक बड़े मकसद के लिए काम किया था, और वो बड़ा मकसद था कि देश को कैसे आज़ाद कराया जाए और देश की जनता को कैसे शोषण से मुक्त किया जाए। वो आप जन्मदिन मनाना, इसलिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। आप लोगों का सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ, पुनः अभिनंदन करता हूँ, और आशा करता हूँ कि हमें यहाँ से संकल्प लेकर जाना है कि मैं 1, 2 जगह, 4 जगह, 6 जगह भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और लोहिया के विचार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन देश आजाद होने के बाद, जैसा आपने बताया, तो सत्ता किन लोगों के हाथ में? आप कहने के लिए 70-75 साल बीत गए हैं। ये 70-75 साल बीतने के बाद भी आज हमारे देश की, हमारे समाज की स्थिति क्या है? आज भी श्रमिकों का जितना शोषण है, क्या श्रमिकों को उचित मूल्य मिल रहा है? हम आपको बताएं, कुछ स्थिति को देख करके बड़ा नजदीक से मैं गरीबी, बदहाली, बेकारी, लाचारी तो बड़े करीब से देखता हूँ कि आज भी उत्तर प्रदेश सरकार की 8,758 रुपये मजदूरी है इस मार्च 2021 तक। कितना है? 8,758 रुपये। इस 8,758 रुपये में किसी मजदूर के SIP पर जाकर किसी कटता भी नहीं। अगर 1,000 रुपये अगर कट गया तो क्या बचेगा? 7,758 रुपये। क्या इतने रुपए में वो गरीब आदमी कितने रुपए का किराए का मकान लेगा? अपने बच्चों को क्या शिक्षा दिलाएगा? अपने बच्चों का भरण पोषण कैसे करेगा? अगर उसका बच्चा, उसका बेटा या बेटी, अगर उसे बुखार हो जाए, उसे डायरिया हो जाए, सर्दी जुकाम हो जाए, तो पता चला कि चिकित्सा महोदय उसकी आधी तनख्वाह ले गए। आज हमारे देश में कुपोषण है। हमारे नेताजी बता रहे थे कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे कहाँ हमारे देश में? क्या आजाद भारत है? तो हमारे बलिदानियों ने जिस आजाद भारत की कल्पना की थी कि हम बलिदान करेंगे और देश आजाद होगा, क्या उन्होंने सोचा था भारत माता आजाद होगी और भारत माता के बच्चे कुपोषित होंगे, भूख से मरेंगे? नेताजी बता रहे थे कि कोरोना काल में लोगों को राशन दे जा रहे थे, 4 किलो गेहूं, 1 किलो दाल 1 महीने में दिए जा रहे थे। दुनिया के देशों में क्या संदेश जा रहा होगा कि आज भी हमारे भारतवर्ष में इतनी बड़ी बदहाली है, इतनी गरीबी है कि जो सरकार के दिए हुए, मतलब सरकार ने चुपा पर जिंदा। दोस्तों, गाँव आप लोगों को इजाजत मैं छोटी सी कविता बोलती हूँ। राजगुरु, सुखदेव, लोहिया, भगत सिंह और डॉक्टर लोहिया जी। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु आजादी के दीवाने थे। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु आजादी के दीवाने थे। हंस हंसकर झूले फांसी पर, भारत माँ के बरसाने थे। वे मरे नहीं है, जिंदा है, अमर शहीद कहलाएंगे। वो प्यारे वतन पर निशान हुए, वह वीरों में मर्दाने थे। क्या मर्जी उस मालिक की थी, सब उसने खेल दिखाए थे। था लिखा उन्हें कुर्बान होना, फांसी के मुख्य बहाने थे। थैंक यू। और एक छोटी सी शायरी। झुके हुए सिर पर
Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.